सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश, काशी के उद्यमी एवं अर्थशास्त्रियों ने सराहा। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा बजट 2023 है स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे बढ़िया बजट। संत रविदास जयंती पर निकलने वाले शोभा यात्रा को लेकर डीसीपी काशी जोन ने किया बैठक। और मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी बुधवार को भी पहुंचे श्री काशी विश्वनाथ धाम, क्रूज पर सवार हो घाटों को निहारा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए सभी तबकों को साधने का प्रयास किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से सरकार ने सभी तबकों को साधने की कोशिश की। इस दौरान सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को आयकर के मोर्चे पर राहत तो लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों और नई बचत योजना के जरिए महिलाओं को सौगात दी। इसके साथ ही सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। इस बजट को लेकर काशी के प्रमुख उद्यमी और अर्थशास्त्रियों ने जहां इस बजट को सराहते हुए इसे विकासोन्मुखी बताया और कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपए है तो उसे कोई कर नहीं देना होगा। अब तक यह सीमा 5 लाख रुपए थी। साथ ही कर स्लैब को 7 से घटाकर 5 किया गया है। साथ ही अधिकतम अधिभार की दर 37% से घटाकर 25% करने के बाद कर की दर 42.7% से घटकर लगभग 39% रह जाएगी। आइए जानते हैं बजट को लेकर क्या है लोगों की राय। मध्यम वर्ग ज़्यादा लाभान्वित होगा। 15 लाख रुपए तक की इनकम जिनकी है वो लाभान्वित होगा। 15 लाख रुपए तक की इनकम लाभान्वित होगा। ओवरऑल अच्छा बजट है। और कुल मिलाकर कहा तो ये जो आपने देखा होगा, जो मतलब हमारी जो वर्ल्ड बैंक है और अन्य जो विदेशी यूएन सब ने 6.8 6.5 की बात कही है। पिछले साल हमारी एवरेज विकास दर 7% गई है। तो अगर हम 6 और 8 के बीच सब लोग कह रहे हैं तो 6 और 8 का 14 का एवरेज हम 7 ले लें तो मान के चलिए कि हमारी इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 7 नियर बाई 7 रहेगा ही। जो ये बजट है बहुत संतुलित है, समावेशी है, विकासोन्मुख है और माननीय वित्त मंत्री द्वारा सभी वर्गों का भरपूर ध्यान रखा गया है, चाहे वो मध्यम और आपके एमएसएमई वर्ग से आता हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो। तो मिला जुला कर आज का जो ये बजट रहा, आपके व्यक्तिगत जो आपके इनकम टैक्स है उसमें भी उन्होंने छूट दी है, सीनियर सिटीजन का भी ध्यान रखा है। तो मैं इसको कंक्लूड करते हुए ये कह सकता हूँ कि ये बजट निश्चित रूप से उद्योन्मुख और विकासोन्मुख है, बहुत संतुलित है। देखा जाए तो सभी को मिला है, विकास को उन्मुख करने वाला बजट है। काफ़ी प्रगति का बजट बोल सकते हैं इसको। इस बजट का जो हम चूँकि एडवोकेट्स हैं, हमारा काम लिटिगेशन से ज़्यादा होता है, तो हमने जो इसमें महसूस किया, इन्होंने इस पहले आज के डेट में कमिश्नर अपील के पास करीब 5 लाख अपीलें पेंडिंग हैं और पिछले 2 सालों से अपीलें नहीं हो पा रही हैं। तो इस बजट में उन्होंने ज्वाइंट कमिश्नर अपील की जो एक नई पोस्ट क्रिएट की है, उससे अपीलों का डिस्पोजल फास्ट होगा। तो अपीलों का डिस्पोजल फास्ट होगा तो लिटिगेशन कम होंगे। हमारे जो पैसे स्टकअप पड़े हुए हैं अटैचमेंट के थ्रू वो वापस आएंगे, या गवर्नमेंट के जो पैसे स्टकअप हुए हैं नहीं मिल पा रहे हैं लिटिगेशन की वजह से, वो सब क्लैरिटी आएगी। उससे तो हमारे जो है इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने टैक्स में रिबेट दिया है इस बार, तो टैक्स में रिबेट से क्या होता है कि पैसा अल्टीमेटली हमारे पॉकेट में बचता है। जब पैसा हमारे पॉकेट में बचता है तो उसको हम किसी न किसी मद में कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में करें या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इकोनॉमी बूस्ट करती है। तो ये बजट जो है देखा जाए तो इकोनॉमी का बजट है। बहुत ही अच्छा बजट कह सकते हैं। खास जो हमारे पर्सनल टैक्सेस थे, इंडिविजुअल टैक्सेस थे, उसमें हर जगह उन्होंने रियायत दे दी है। हमारे टैक्स अब जो इंडिविजुअल पे आने वाले थे प्रति व्यक्ति, वो बहुत ही कम हो गया है। आपको मैं फिगर बता दूं, सीधा अगर 9 लाख तक की इनकम है
तो 45,000 सिर्फ टैक्स भरना है, जो कि पहले 60,000 हुआ करता था। तो इतने कम इनकम में इतना बड़ा टैक्स का रिलीफ है। और आगे सरचार्ज, जो हमारे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि उनको टैक्स हाई रेट पे देना होता है, उनका सरचार्ज 37% था, जो घटा के 25% कर दिया गया था, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था सरकार इतनी बड़ी रियायत देगी। इससे सभी वर्ग के लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यानी छोटे वर्ग का भी ध्यान दिया गया है और बड़े टैक्स पेयर्स का भी ध्यान दिया गया है। एक दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को वाराणसी पहुंचे। योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने CBSE एथलीट मीट का उद्घाटन कर खिलाड़ियों को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं भी दी। मोदी सरकार 2 के आखिरी बजट को स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे बढ़िया बजट बताया और कहा कि अनाज से लेकर रोजगार तक की बात इस बजट में दिखाई दे रही है और यह बजट है भारत को काफी आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। वहीं अखिलेश यादव के शूद्र वाले मामले पर बताया कि मंदिरों में उनका स्वागत है, पहले वह मंदिर तो आए। देखिए, बच्चे भारत का भविष्य हैं और यह कहने में हमें गर्व है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, अवसर की कमी थी। और जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनी है, अब प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा प्रकट करने का प्लेटफार्म मिल रहा है इस प्रकार के आयोजन के आधार पर। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे बच्चे अपनी प्रतिभा के आधार पर अभी आज यहाँ पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, और भारत का मान बढ़ाएंगे, अपने अपने कॉलेजों का, परिवारों का, प्रदेशों का मान बढ़ाएंगे। आज बजट हो रहा है, बजट किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे शानदार बजट है, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा बजट न भूतो न भविष्यति वाला रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े होकर के गर्वपूर्वक यह कह सकता हूँ कि इतना साहसिक, इतना विजनरी और सभी वर्गों का, चाहे उसमें हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे भवनहीन हो, चाहे इंफ्रा से संबंधित मामला हो, चाहे शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आत्मनिर्भर भारत से, मतलब किसी भी क्षेत्र का नज़र डालेंगे, डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया, हर क्षेत्र में यह बजट भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने की ओर अग्रसर करने वाला है। प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने बुधवार को दूसरे दिन भी श्री काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम दूसरी बार पहुंचे। इस बार उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद माता अन्नपूर्णा के मंदिर में भी हाजिरी लगाई। इसके बाद वह संत रविदास घाट पहुंचे, क्रूज से गंगा घाटों की छवि देखी। उनके साथ मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारी भी रहे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। अनंत अंबानी मंगलवार को भी श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे थे। कुछ दिन पहले ही अनंत अंबानी का राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में एनकोर हेल्थकेयर के CEO वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका से विवाह हुआ है। शादी के बाद पहली बार वह काशी में बाबा का दर्शन करने आए हैं। वह रिलायंस के न्यू एनर्जी कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फिलहाल वह रिलायंस 2C और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के डायरेक्टर हैं। अनंत अंबानी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। राधिका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। दूसरे दिन बुधवार को अनंत अंबानी बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद रविदास घाट पहुंचे, जहां खड़े अलकनंदा क्रूज पर अपने सुरक्षा गार्डों के साथ सवार हुए तथा रविदास घाट से लेकर राजघाट तक काशी तथा उसके विभिन्न घाटों को निहारते हुए जा रहे थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। CBSE एफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, टाइम टू स्टू की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, SMS अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद GPS, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाएं अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशंस ओपन। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोगरी, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें।
2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिडबी, स्पीक मैके एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा मंगलवार से 5 दिवसीय तबला कार्यशाला का आयोजन लंदन से पधारे प्रसिद्ध तबला वादक सुखविंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय एवं सिडबी स्पीक मैके के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को 5 दिवसीय तबले के कार्यशाला का आयोजन संगीत शास्त्र के डॉक्टर प्रेमलता शर्मा सभागार में किया गया, जिसमें लगभग 100 छात्र छात्राओं को तबले का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला का उद्घाटन संगीत एवं मंच कला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर शशि कुमार, वाद्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्र, प्रोफेसर राजेश शाह तथा मुख्य अतिथि तबला के ख्याति लब्ध कलाकार पंडित सुखविंदर सिंह नामधारी द्वारा किया गया। इन्होंने कार्यशाला के दौरान दिए गए अपने वक्तव्य में बच्चों को तबला के साथ साथ एक कलाकार का जीवन तथा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इस विषय पर भी गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। कार्यशाला में उपस्थित छात्र छात्राओं ने तबले का ठेका, ताल तथा इसकी बारीकियों को जाना एवं 3 घंटे तक अभ्यास किया। स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के परम शिष्य होने के नाते उनके साथ बिताए गए समय को याद करके वे भावविह्वल हो उठे। कार्यशाला में उनके साथ हारमोनियम पर विजय कपूर ने संगत किया। इस अवसर पर संकाय के अन्य अध्यापक गण डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्र, डॉक्टर सुप्रिया शाह, स्पीक मैके के चेयरपर्सन उमेश सेठ, पवन सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शोध छात्र मृणाल रंजन के द्वारा किया गया। ये जो वाद्य विभाग में जितने भी तबले के विद्यार्थी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, यहाँ पे बैचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री जो ग्रहण कर रहे हैं, ये उनके लिए आयोजित की गई है, तो निश्चित ही उनके लिए ये लाभप्रद होगा। तबला कितने छात्र? लगभग तबले के कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ 100 के ऊपर है और जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो लंदन से आए हैं, जिनका नाम है पंडित सुखविंदर सिंह नामधारी, जो हमारे बनारस घराने के विद्वान स्तंभ कलाकार, जो तबले के स्तंभ कलाकार थे। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के शिष्य परंपराओं में इनका बहुत अच्छा नाम है। संत रविदास जयंती को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए बुधवार को पुलिस उपायुक्त काशी जोन RS गौतम ने पुलिस अधिकारियों एवं गुरु रविदास जयंती के प्रबंधकों तथा पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बुधवार को RS गौतम पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना कोतवाली प्रांगण में संत रविदास जयंती को सकुशल संपन्न कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में बैठक की गई, जिसमें राजेश कुमार पांडे, अपर पुलिस उपायुक्त, प्रतीक कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली, अवधेश पांडे, सहायक पुलिस आयुक्त दराश्वमेध, प्रवीण कुमार सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर, समस्त प्रभारी निरीक्षक एवं आचार्य महंत भारत भूषण दास, राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार, प्रबंधक गुरु रविदास जयंती राजघाट आदि पदाधिकारी गण एवं संत रविदास जयंती कार्यक्रम व जुलूस तथा शोभा यात्रा के सभी आयोजक गण उपस्थित थे। बैठक के दौरान पुलिस उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि संत रविदास जयंती से संबंधित की झांकियां निकाली जाएं। किसी प्रकार की कोई राजनीतिक झांकियां न हो, किसी भी जुलूस शोभा यात्रा में अभद्र व अश्लील गाने न बजाए जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि उत्कृष्ट कोटि की भाषा वाले भजन बजाए जाएं। जुलूस शोभा यात्रा कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का नशा इत्यादि का सेवन नहीं करेगा, न ही नशा करके जुलूस शोभा यात्रा में शामिल होगा। जुलूस शोभा यात्रा या कार्यक्रम में किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ या छीटाकशी की घटना घटित न होने पाए। साथ ही बिना अनुमति के कोई भी जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाला जाएगा। सभी लोग समय से अनुमति प्राप्त कर लें। अनुमति लेते समय इस बात का शपथ पत्र भी दिया जाएगा कि जुलूस कहां से कहां तक, कितने समय तक व कितने लोग इस जुलूस में सम्मिलित होंगे। केवल परंपरागत जुलूस या शोभा यात्रा ही निकाली जाएगी। आयोजक गण को अवगत कराया गया कि जुलूस परंपरागत ही निकलेंगे, परंपरागत मार्ग से ही निकलेंगे, कोई नई परंपरा नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ जुलूस में जितने भी लोग सम्मिलित होंगे वो कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन नहीं करेगा, अपना परिचय पत्र अवश्य गले में धारण करेंगे और समय से जुलूस प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि समय से अपने गंतव्य को पहुंच जाए। इसके अतिरिक्त कोई भी अश्लील गाने, भजन इत्यादि नहीं बजेंगे, केवल भक्तिपरक गाने या भजन ही लगाए जाएंगे। उनकी जो है
तीव्रता भी जो अनुमान्य है उतनी ही होगी, निर्धारित डेसिबल के तहत ही होंगे। महिलाओं के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की घटना घटित न होने पाए, इसलिए उनके स्वयंसेवक भी उपस्थित रहेंगे और साथ ही साथ सुसज्जित तरीके से अनुशासित ढंग से पूरा जुलूस निकले। उसमें किसी प्रकार के जानवरों का प्रयोग वर्जित है, हाथी का प्रयोग वर्जित है, इसलिए वह जो है अपने छोटी ट्राली में रख करके कोई मूर्ति ले चलना है तो उसको रख सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने मैदागिन से अपने गंतव्य स्थल श्री गोवर्धन तक चलें और जुलूस को सकुशल संपन्न कराएं। इन आर्ट वर्ल्ड द्वारा आगामी 3, 4 व 5 फरवरी को वाराणसी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इन आर्ट वर्ल्ड IAW के तत्वावधान में आगामी 3, 4 और 5 फरवरी को वाराणसी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में तुलसी घाट पर बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने बताया कि यह एक दृश्य कला का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के दुनिया भर से चित्रकार एवं कलाकार ही उपस्थित होने वाले हैं। यह अपने तरह का चित्रकला के क्षेत्र में बिल्कुल अलग एवं भव्य आयोजन बनारस के पटल पर साबित होने वाला है। इस कार्यशाला में वाटर कलर एवं एक्रेलिक कलर के द्वारा लैंडस्केप पोर्ट्रेट, रियलिस्टिक पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कैरिकेचर, परफॉर्मेंस आर्ट, मूर्ति कला, लोक कला एवं समस्त दृश्य कलाओं के विभिन्न बारीकियों को एक दूसरे से सीखते हुए सभी दृश्य कलाकार चित्रित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता के रूप में इन आर्ट वर्ल्ड के संस्थापक सदस्य प्रवीण कर्माकर ने बताया कि IAW दुनिया भर में ऐसी संस्था है जो हर कला के आयाम को एक साथ लेकर चलती है, जिसमें कोई मीडियम बाधा नहीं है। इस संस्था का उद्देश्य है दुनिया भर के कलाकारों को एक मंच पर अपनी संस्कृति को साझा करते हुए आदान प्रदान करने का मौका प्रदान करना। 3 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप है, जिसमें चित्रकला के बहुत सारे विधि के महारथी, विभिन्न माध्यम के महारथी का एक जुटान हो रहा है वाराणसी के इस ऐतिहासिक स्थल पर। और 3 दिनों तक हम इस पे कार्यक्रम करेंगे। इसमें एक साथ हम पेंटिंग करेंगे अलग अलग मीडियम्स पे, और इससे एक दूसरे के साथ हमारा परिचय, हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्लस हमारी चित्रकला के अलग अलग गुणों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।